बार बार गद्दार कहे जाने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कैसा करारा जवाब दिया, ये इस कार्यक्रम में मैं बात करूंगा। ये बात भी करूंगा कि आखिर भाजपा के वे 3 महान उम्मीदवार कौन हैं जो दल बदलू नहीं है। इन 28 उम्मीदवारों में से 25 उम्मीदवार तो दल बदलू हैं, लेकिन वो 3 उम्मीदवार ऐसे हैं जो दल बदलू नहीं है। आखिर कौन है वे? क्या वाकई कमलनाथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक छत्र नेता हो गए? अब समाजवादी पार्टी की एंट्री भी हो रही है मध्य प्रदेश के चुनावों में, और अब तक तो चुनावों में राम और हनुमान थे, अब कृष्ण भगवान का भी आगमन हो गया है। तो आप देखते रहिए मेरा यह कार्यक्रम एमपी की महाभारत। इसके अलावा एक और मुद्दे पर चर्चा करूंगा कि आखिर वे कौन मंत्री हैं जो बिना विधायक हुए मंत्री पद संभाल रहे हैं और सारे आनंद ले रहे हैं मंत्री होने का, और अब उनकी हालत कैसी है, इस बारे में चर्चा करूंगा। तो देखते रहिए मेरा कार्यक्रम मध्य प्रदेश की महाभारत में। नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी और इस कार्यक्रम में नो पेड न्यूज, नो वॉक्स पॉप और न फालतू भलती खबरें, केवल चुनाव का विश्लेषण एक अलग नजरिए से, एक अलग अंदाज से, जिसमें भीड़ बढ़ाने वाले कार्यक्रम नहीं होंगे, वॉक्स पॉप नहीं होंगे और नेताओं की गैर जरूरी बाइट्स नहीं होंगी। तो आज मैं सबसे पहले बात करता हूं ज्योतिरादित्य सिंधिया की। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में यह कहा जाता है कि वे आजकल बहुत बदल गए हैं। कांग्रेस उनको लेकर जितनी ज्यादा आक्रामक थी, अब वे भी जवाब देने लगे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर क्षेत्र में थे और वहां उन्होंने कमलनाथ पर ऐसे तीखे प्रहार किए जिसकी कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती। गद्दार गद्दार कहे जाने और कहलाए जाने का जवाब उन्होंने किस तरह दिया, इस बारे में मैं बात करता हूं। जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन संभाला है, तब से विज्ञापनों में, पोस्टरों में, यहां वहां उन्हें बार बार गद्दार कहा जाता है। कभी किसी बहाने तो कभी झांसी की रानी और पुराने सिंधियाओं के बहाने उन्हें गद्दार कहा जाता है। ये एक शब्द मध्य प्रदेश की राजनीति में पहले नहीं आया था, लेकिन अब ये शब्द इतना आम फाम हो गया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे व्यक्ति भी उसका जवाब देने लगे। उन्होंने इसका जवाब दिया भी, और बड़े तर्कपूर्ण ढंग से जवाब दिया और बहुत ही ताकतवर ढंग से समझाने की कोशिश की। उन्होंने सीधा सीधा निशाना लगाया मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर, जिनके साथ वे अलग गए और भारतीय जनता पार्टी में जाकर मिल गए। उन्होंने कमलनाथ पर खुलकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जनता के साथ किसी ने गद्दारी की है तो वे कमलनाथ हैं। उन्होंने यह भी कहा कि न केवल मध्य प्रदेश से बल्कि ग्वालियर चंबल संभाग के साथ भी उन्होंने भारी गद्दारी की। उनकी दिलचस्पी केवल 2 चीजों में थी, तिजोरी में और कुर्सी में। विकास के लिए उन्होंने कभी भी कोई कदम नहीं उठाया। हमेशा यही चिल्लाते रहे कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, सरकार के पास खजाना खाली है। लेकिन अब देखिए, शिवराज सिंह चौहान की सरकार आई तो सरकार का खजाना खुल गया। केवल 5 महीनों में ही चंबल और ग्वालियर संभाग में इतने विकास के कार्य हो गए जितने पहले कभी नहीं हुए थे। उन्होंने एक और तंज किया समझाने का कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास काम लेकर जाओ तो वे संभव काम को भी असंभव बना देते हैं। वो जाहिर है उनका इशारा कमलनाथ की ओर था, और यह भी कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास असंभव काम लेकर जाओ तो भी वे संभव बना देते हैं। शायद उनका इशारा शिवराज सिंह चौहान की तरफ भी था। एक और बात ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कही, जो मैं पहले दिन से अपने कार्यक्रम में कह रहा हूं, कि मध्य प्रदेश के ये होलसेल उपचुनाव नहीं है, बल्कि ये राज्य के चुनाव। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी आज यही बात कही और कहा कि ये चुनाव उपचुनाव नहीं है, राज्य के चुनाव हैं। आप इन्हें इसी तरह देखिए कि राज्य में चुनाव हो रहे हैं। कई राज्यों में तो 40-50 सीटें ही होती हैं, तो इतनी सीटों पर तो यही कहा जा सकता है कि ये राज्य के चुनाव हैं। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, मैं शुरू से कह रहा हूं कि इन 28 उपचुनावों से मध्य प्रदेश की सरकार का भविष्य तय होगा। शिवराज सिंह चौहान या भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे जारी रहेगी, या यहाँ पर कांग्रेस की सरकार आएगी। कांग्रेस की सरकार आई तो उसके बाद जो होगा वो तो सब जानते हैं। लेकिन क्या ये बार बार गद्दार कहे जाने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कैसा करारा जवाब दिया,
मध्य प्रदेश में नंबर 2 माने जाने वाले नरोत्तम मिश्र ने क्या कहा है मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर और चुनाव के वक्त क्या होगा इसके बारे में। ये देखिए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। महू तहसील के जानापाव में मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में नवंबर के पहले हफ्ते में होने वाले 28 सीटों के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 25 दल बदलू लोगों को टिकट दिया। वे दल बदलू जो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं कांग्रेस से सरकार गिराकर। ये 25 लोगों में से 22 लोग तो ऐसे हैं जो सीधे सिंधिया के साथ आ गए थे और 3 ऐसे हैं जो बाद में। अब भारतीय जनता पार्टी में लोगों में चर्चा है कि आखिर में 3 लोग कौन हैं जिन्हें जो दल बदलू नहीं है और जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है कि आखिर में 3 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी कहां से लाई जो दल बदलू नहीं। वो 22 लोग तो ऐसे थे, 22 नेता तो ऐसे थे जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ साथ सीधे बगैर रुके भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे। लेकिन लोगों के मन में रहता है कि आखिर भाई बीजेपी में सभी दल बदलू ऐसा नहीं है। बीजेपी ने 28 में से 3 ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो दल बदलू नहीं है। ये जानना दिलचस्प होगा, आपकी भी जिज्ञासा होगी कि आखिर वो 3 कौन है जो दल बदलू नहीं है और वे कौन कौन से 3 सीटें हैं जहां के भाजपा कार्यकर्ताओं को ये सौभाग्य मिला है कि वे अपनी पार्टी के वफादार लोगों को ही प्रचार करें। उन्हें कम से कम किसी दल बदलू का प्रचार तो करना नहीं होगा। ये 3 सीटें जो हुई थी ये विधायकों के सिटिंग विधायकों के देहावसान के कारण खाली हुई थी। ये सीटें हैं आगर मालवा, चौरा और ब्यावरा की। इन 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए उम्मीदवारों का चयन करना बहुत मुश्किल था क्योंकि यहाँ तो कोई दल बदलू था नहीं, तो उनके लिए बड़ी चिंता थी कि वे किसको टिकट दें और उन्होंने इंतजार किया कि कांग्रेस किसको टिकट देती है। जैसे चौरा से भारतीय जनता पार्टी ने सूबेदार सिंह सिकरवार को टिकट दिया। ब्यावरा से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है नारायण सिंह पवार को। ये दोनों पिछले चुनाव में 2018 में भी चुनाव लड़ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर हार चुके हैं। आगर मालवा से पार्टी ने मनोज ऊंटवाल को टिकट दिया है। ये मनोज ऊंटवाल के पिता मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायक थे और चूंकि इन्हें टिकट देने के पीछे उद्देश्य ये लगता है कि अगर ये सहानुभूति के वोट इन्हें मिल जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ऊंटवाल बड़े ही आराम से चुनाव जीत जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों में कई मंत्री ऐसे हैं जो विधायक नहीं और चुनाव लड़ने में उनकी छाती लपलपा रही है। उन्हें लगता है पता नहीं अब क्या होगा। गैर विधायक हैं लेकिन मंत्री हैं। इनमें सुमावली के एंदल सिंह कंसाना हैं, दिमनी के गिरिराज दंडोतिया हैं, मेहगांव के ओपीएस भदौरिया हैं, ग्वालियर में प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं, डबरा में इमरती देवी हैं, पोहरी में सुरेश धाकड़ हैं, बमोरी में महेंद्र सिंह सिसोदिया हैं, मुंगावली के ब्रजन सिंह यादव हैं, अनूपपुर में बिसाहू लाल सिंह हैं, सांची के डॉक्टर प्रभुराम चौधरी हैं, बदनावर में राज्यवर्धन सिंह हैं और सुवासरा में हरदीप सिंह दंग शामिल हैं। ये वे लोग हैं जो बिना विधायक हुए मंत्री हैं। तुलसी सिलावट और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी मंत्री हैं और दिक्कत की बात है कि राजपूत और सिलावट जी का कार्यकाल आगामी 21 अक्टूबर को पूरा हो रहा है। वे इस्तीफा नहीं दे रहे हैं क्योंकि वे मंत्री पद पर रहते हुए चुनाव की तैयारियां करना चाहते हैं और 21 अक्टूबर को उनका मंत्री पद अपने आप ही खत्म हो जाएगा क्योंकि उन्होंने 21 अप्रैल को शपथ ली थी क्योंकि उन्होंने 21 अप्रैल को मध्य प्रदेश के मंत्री के रूप में शपथ ली थी और बगैर विधायक बने कोई भी व्यक्ति 6 महीने से ज्यादा समय तक मंत्री नहीं रह सकता। अब आचार संहिता लगी हुई है और ये उम्मीदवार भी हैं, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि ये कहें कि हमें फिर से शपथ दिला दो क्योंकि आचार संहिता का उल्लंघन होगा। मतलब 21 अक्टूबर इन दोनों मंत्रियों के लिए डेडलाइन है, तुलसी सिलावट के लिए और गोविंद राजपूत के लिए। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों में कई मंत्री ऐसे हैं जो विधायक नहीं और चुनाव लड़ने में उनकी छाती लपलपा रही है। उन्हें लगता है पता नहीं अब क्या होगा। गैर विधायक हैं लेकिन मंत्री हैं। इनमें सुमावली के एंदल सिंह कंसाना हैं, दिमनी के गिरिराज दंडोतिया हैं, मेहगांव के ओपीएस भदौरिया हैं, ग्वालियर में प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं, डबरा में इमरती देवी हैं,
पोहरी में सुरेश धाकड़ हैं, बमोरी में महेंद्र सिंह सिसोदिया हैं, मुंगावली के ब्रजन सिंह यादव हैं, अनूपपुर में बिसाहू लाल सिंह हैं, सांची के डॉक्टर प्रभुराम चौधरी हैं, बदनावर में राज्यवर्धन सिंह हैं और सुवासरा में हरदीप सिंह डंग शामिल हैं। ये वे लोग हैं जो बिना विधायक हुए मंत्री हैं। तुलसी सिलावट और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी मंत्री हैं। और दिक्कत की बात है कि राजपूत और सिलावट जी का कार्यकाल आगामी 21 अक्टूबर को पूरा हो रहा है। वे इस्तीफा नहीं दे रहे हैं क्योंकि वे मंत्री पद पर रहते हुए चुनाव की तैयारियां करना चाहते हैं और 21 अक्टूबर को उनका मंत्री पद अपने आप ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने 21 अप्रैल को शपथ मंत्री के रूप में शपथ ली थी और बगैर विधायक बने कोई भी व्यक्ति 6 महीने से ज्यादा समय तक मंत्री नहीं रह सकता। अब आचार संहिता लगी हुई है और ये उम्मीदवार भी हैं, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि ये कहें कि हमें फिर से शपथ दिला दो, क्योंकि आचार संहिता का उल्लंघन होगा। मतलब 21 अक्टूबर इन दोनों मंत्रियों के लिए डेडलाइन है, तुलसी सिलावट के लिए और गोविंद राजपूत के लिए। अब चुनाव सभाओं में 100 लोगों तक की ही क्षमता की बात खत्म हो गई। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस बात की घोषणा की कि अब कोरोना के प्रोटोकॉल में बदलाव कर दिया गया है और 100 से अधिक लोग भी, चाहे जितनी भीड़ किसी भी चुनावी सभा में हो सकती है, हाँ ये बात जरूर है कि उन सारे लोगों को सुरक्षा के साधनों का उपयोग करना होगा, मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना। भारत सरकार के द्वारा जो नई गाइडलाइन कोरोना के संबंध में आई है, उसमें परिवर्तन हुआ है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन में जो चुनावी सभाएं होंगी प्रदेश के अंदर, उन सभाओं में जो 100 व्यक्तियों की सीमा निश्चित की गई थी वो अब समाप्त कर दी गई है। लेकिन जो आवश्यकताएं हैं, जो प्रतिबंध हैं, वो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर का उपयोग, वो सारी की सारी पूर्ववत पूर्णतः जारी रहेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज इंदौर जिले की महू में जाना पाव में, जिसे भगवान परशुराम की जन्मस्थली माना जाता है, एक बड़े समारोह को संबोधित किया। महू में चुनाव नहीं हो रहे हैं, चुनाव इंदौर जिले के सांवेर में हो रहे हैं, लेकिन इस पूरे इलाके के लोगों को प्रभावित करने के लिए, ऐसा कहा जा सकता है कि इलाके के लोगों पर अपना प्रभाव डालने के लिए और खास करके ब्राह्मण जाति के या ब्राह्मण समुदाय के लोगों को प्रभावित करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की यह यात्रा रही। उन्होंने सभा में अपने चिर परिचित अंदाज में बहुत सारी दिलचस्प बातें कही। एक झलक देखिए क्या कहा शिवराज सिंह चौहान ने। इधर उधर के नहीं जोड़ रहा, ये 21-22 हजार करोड़ रुपया अभी 6 महीना हुए, ज्यादा नहीं हुए, और उसमें से 4-1 महीना तो कोरोना ही में लगा रहा है भैया। कोई परेशान करता था, ईमानदारी से बताना। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छी है कि वो कमलनाथ कहते थे सबका कर्जा माफ, खोदा पहाड़, निकली चुहिया, वो भी मरी हुई, और मरी हुई चुहिया लेकर घूम रहा था, कर्जा माफ, कर्जा माफ, कर्जा माफ। दिया क्या था? मूर्ख बनाते हो, झूठ बोलते हो। अब आप बताओ वो अच्छे हैं कि हम अच्छे हैं? अरे जोर से बताओ कौन अच्छे हैं? ये किसानों को जाके साफ कह दो, और यही रुकेंगे। ईमानदारी से आज बताना कार्यकर्ता भाई और बहनों, कोरोना में गेहूं की ऐसी खरीदी हो सकती थी क्या कांग्रेस से? मित्रों, आज इस कार्यक्रम में इतना ही। आप YouTube पर हमारा ये कार्यक्रम सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और साथ ही सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन दिखे उस पर ऑल के ऊपर टिक लगाने के बाद घंटी दबा दीजिए। इससे मेरे इस कार्यक्रम की सूचनाएं आपको मिलती रहेंगी, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, और हम लोग आपस में रूबरू होते रहेंगे। मैं इस बात का वादा करता हूं कि इस कार्यक्रम में आगे जाकर मैं लाइव भी करूंगा और कई विशिष्ट लोगों को भी आमंत्रित करूंगा। तो मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए मेरा ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश की महाभारत। नमस्कार।